Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have completed our chapter number 7, and in this class, we are going to start a new chapter, chapter number 8, the First Empire. So, due to the reduction of your syllabus, we will start this chapter from directly Emperor Ashoka. Okay? So, हम लोग अशोक से स्टार्ट करने से पहले क्यों ना ये देख ले कि अशोक कौन से एम्पायर से बिलोंग करते थे, वो किसके सन थे. थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री तो देखनी बनती है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ हिस्ट्री. सो अशोका जो हैं वो मौर्यन एम्पायर के किंग हैं, मौर्यन एम्पायर के एक महान राजा है. एंड हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य. ये पिछली क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. नंद डायनेस्टी कैसे डिक्लाइन होती है, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर कैसे आता है, मौर्यन एम्पायर में नंद को, धनानंद को कौन हराकर नेक्स्ट रूलर बनता है, कौन से एम्पायर को स्टैब्लिश करता है. ठीक है, तो नंद डायनेस्टी जब समाप्ति की ओर होती है, महान वो धनानंद जो हैं वो हार जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके बाद नेक्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और मौर्य डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है. ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे. उनके बाद उनके बेटे जो हैं वो बिंदुसार किंग बनते हैं. एंड आफ्टर बिंदुसार who succeeded Bindusar was succeeded by his son and the name of his son is Ashoka. ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा जिन्होंने उस डायनेस्टी को खोजा. ठीक है, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार, उसके बाद थर्ड नंबर पे अशोक का नाम आता है. नाउ द टाइम पीरियड ऑफ अशोक इज 273 BC टू 232 BC. ठीक है, टाइम पीरियड हमारा कम हो रहा है बिफोर क्राइस्ट, फिर एडी आ जाएगा, एनो डोमिनी, फिर टाइम जो है वो प्लस में जाता जाएगा. ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं किस तरीके से टाइम पीरियड घटता है. बीसी, देन फिर एडी. बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड एडी मीन्स एनो डोमिनी. चलिए, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अशोका से. बिंदुसार वॉज सक्सीडेड बाय अशोका, नो कन्फ्यूजन इन दैट. द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इन पीक अंडर हिम. मतलब जब कोई एम्पायर है, हम बोलते हैं मुगल एम्पायर का सबसे महान राजा, हम ले दे के औरंगज़ेब का नाम नहीं लेंगे, हम हुमायूं का नाम, हम सीधे डायरेक्ट मुगल एम्पायर से अकबर का नाम आता है. क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में जो मुगल एम्पायर है वो हाईएस्ट पीक पे था. मतलब उसकी जो समृद्धि थी, सफलता थी, वो उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी. अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर में वो नाम जिस राजा के टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर सबसे पीक पे था, तो वो राजा है अशोका. अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC. ओके, सो अशोका इन्वेडेड कलिंग उन्होंने एक तरीके से हमला किया कलिंग पे. कब? ये एक स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपका एक क्वेश्चन है दैट अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC. ओके, ये आपको लर्न करना है. यू हैव टू अंडरलाइन दिस ऑल्सो इन योर बुक. एंड डिफीटेड द कलिंग आर्मी. कलिंग सरेंडर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर हिज रूल. तो कलिंग को जीतने के बाद जो हमारे ये सुपीरियर राजा हैं, कलिंग यहाँ पर है, एज यू कैन सी, आप लोग अपने मैप में देख लेंगे. इस साइड पे कलिंग है, बे ऑफ बंगाल के लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग अभी देखेंगे. ठीक है, वैसे तो मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ये. ठीक है, जब कलिंग पर उन्होंने हमला किया और कलिंग को जीत लिया, तो एक तरीके से बहुत बड़े एरिया पे अराउंड, एक तरीके से पूरे ग्रीन वाला जो रीजन है ना, वो अशोका का एम्पायर है. तो बस इतने छोटे से भाग को छोड़ के इस पूरे एरिया पे अशोका का राज हो गया था. ना अब कलिंग वॉर को एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्या था कलिंग वॉर. द वॉर ऑफ कलिंग वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका. Thousands of the soldiers had died on either side. Many were wounded and crippled. There was death and destruction everywhere. This made Ashoka sad and unhappy. अब कोई भी वॉर है तो उसमें दोनों साइड की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे से लड़ती हैं. कोई एक साइड की सेना ही जीतेगी एंड फिर वो उसके एम्पायर को अपने टुक ओवर कर लेगी. तो यहाँ पे भी यही हो रहा था. अशोका और कलिंग की जो वॉर थी वो चल रही थी. अब इस लड़ाई में
बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, उन्हें मार दिया गया, कुचल दिया गया। अब इस मंज़र को देख के, इस सीनरी को देख के जो अशोका हैं वो बहुत दुखी हुए और उदास हो गए। ठीक है, वो खुश नहीं थे इस बर्बादी को देख के कि इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए हम लोग इसे जीत लेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा क्या, इतने लोगों की लाशें। तो ये सारी चीज़ें देख के जो अशोका है उनका दिल बहुत दुखी हो गया था, वो उदास हो गए थे। he decided he would never fight any more wars. He gave up all forms of violence and become a strict vegetarian. उन्होंने इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में क्या है कि जो कलिंग की वॉर थी वो उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी। मतलब हमारी जो लाइफ चलती जा रही है, अगर हमें कोई ऐसी कोई सीख दे दे जिसे हम अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को एकदम बदल लें। जैसे कोई जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसे कोई ऐसी सीख दे देता है कि पढ़ाई से आप क्या बन सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, एक अच्छी सी टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आ जाए, वही ये बात है। यहाँ पर कलिंग का वॉर, अशोका के जो टाइम पीरियड है पूरा लाइफ का, उसमें एक टर्निंग पॉइंट था। इस लड़ाई को देख के वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि अब से वो वॉर नहीं करेंगे, वो वॉर में पार्टिसिपेट, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एंड सभी तरीके की हिंसा उन्होंने त्याग दी और वो वेजिटेरियन बन गए, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था किन किन जो किंग्स हैं उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाया था। तो बुद्धिज्म को अपनाने वाले एक मेजर रूलर है, ग्रेट रूलर है अशोका। ओके, सो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। सो ही फॉलोड बुद्धिज्म, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए आप इन सबको। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ऐसा नहीं एक दिन के लिए, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। दिग्विजय और द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय धर्म विजय, विक्ट्री ऑफ धर्म। दिग्विजय मतलब सबको अपने अंडर में ले लो, हर एक एरिया मेरे अंडर होना चाहिए, कॉन्क्वेस्ट जीत, हुकूमत, हक वाली लड़ाई से छोड़ के उन्होंने क्या कर दिया, अब धर्म की राह पर सबको चलने के लिए, विक्ट्री ऑफ धर्म। एक तरीके से उनका दिग्विजय चेंज हो गया, दिग्विजय की जो पॉलिसी थी वो धर्म विजय में चेंज हो जाती है। नाउ अशोकाज धम्म। ओके, अशोकाज धम्म को एक बार कवर अप करते हैं। अशोका वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्ध। कौन से रिलीजन को उन्होंने अपनाया, बुद्धिज्म को। तो बुद्धिज्म की जो टीचिंग थी उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, बुद्धा की जो टीचिंग थी। अशोका wanted his people to live a virtuous life. This is called धम्मा। धम्मा इज प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म। ठीक है, धर्म के साथ रहना चाहिए, धर्म के अंडर चल के रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें हम बहुत सुनते हैं अपने बड़ों से। तो अशोका भी यही चाहते थे उनके जो लोग हैं, उनकी जो प्रजा है वो सिंपल जीवन जिए, धर्म के अंतर्गत अपना जीवन जिए, जिसे धम्म उन्होंने बोला। धम्म क्या है, संस्कृत वर्ड एक धर्म से लिया गया है। अशोकास धम्मा प्रीज्ड मॉरल वैल्यूज, के अंदर क्या है, नैतिक मूल्यों का भंडार है। ही एडवाइज पीपल टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स एंड टू प्रैक्टिस अहिंसा, नॉन वायलेंस। अशोका वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनिमल्स। अबव ऑल अशोका वांटेड पीस इन हिज एम्पायर। ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहे, आप वायलेंस ना करें, तब ना कि वो फिजिकल हो, ना कि वो मेंटली आप किसी को वायलेट कर रहे हो, बड़ों का सम्मान करें। ये जो नैतिक मूल्य थे अशोका चाहते थे सभी लोग उनके जो एम्पायर में हैं वो फॉलो करें। एंड जानवरों को मारने के वो सख्त खिलाफ थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो शांति व्यवस्था अपने राज्य में बनाए रखना चाहते थे। So by this topic we have completed the description, brief description of the Mauryan Empire. Okay, and after that we have covered the introduction and Kaling War also in this chapter of Ashoka's time period. Now in the next class we will discuss welfare measures. Thank you. You have to do question number A and B in your book and send it to me. Thank you.